नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में धामी पुष्कर धामी पर पूरी तरह से भरोसा करती हुई बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। अब पुष्कर सिंह धामी पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है कि जो वादे किए गए थे चुनाव प्रचार के दरमियान, बाकायदा जो घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किए गए थे, उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा। वादे तभी पूरे होंगे जब धामी यानी कि पुष्कर सिंह धामी के पास मजबूत मंत्रिमंडल होगा। और मजबूत कारगर मंत्रिमंडल बनाने के लिए कई दावेदारों के नाम तो चल रहे हैं, लेकिन धामी सरकार में मंत्रिमंडल कैसा होगा, किस तरह से मंत्रिमंडल को बनाया जाएगा, किन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये बड़ी चुनौतियां हैं। साथ ही साथ जो वादे जनता के साथ किए गए उन वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौतियां हैं। विपक्ष वहां पर कांग्रेस अभी भी मजबूत स्थिति में है, तो विपक्ष लगातार सड़क से सदन तक का सरकार को घेरने की तैयारी में रहेगा। ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिससे धामी सरकार को पार पाना ही होगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। तमाम पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। देवभूमि में फिर से धामी सरकार, बनेगा कारगर और मजबूत मंत्रिमंडल, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम बाधाओं को लांघकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे हैं। दो मुख्यमंत्रियों को बदलने के बाद जब केंद्रीय नेतृत्व ने उनके हाथों में कमान सौंपी, तब उन्हें मंत्री पद तक का अनुभव नहीं था, लेकिन एक सेनापति की तरह धामी ने चुनाव में काम किया। भले ही वो हार गए, लेकिन जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे। शपथ लेने के बाद एक बेहतर मंत्रिमंडल बनाकर सूबे की तस्वीर बदल देंगे। पर भरोसा जताया है और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों पर, उनके आगे के विजन पर मोहर लगाई है। और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता ने 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। देखिए, हमने कहा था युवा चेहरा, और युवा चेहरा के नाम पर हमने चुनाव लड़ा और युवा मुख्यमंत्री हमने बनाया, तो निश्चित तौर पर युवा सरकार भी बनेगी। और युवा मुख्यमंत्री है तो युवाओं के लिए जो हमने संकल्प लिया था उसको भी पूरा करेंगे, और वो सारी चीजें हमारी नई सरकार में आपको देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री की कमान सौंपी हो, लेकिन विपक्षी पार्टी अभी भी यही मानकर चल रही है कि उनके सामने चुनौतियां हैं और उस चुनौती से पार पाना पुष्कर धामी के लिए आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, उससे ये साबित हो गया है कि जबरदस्त सिरपुटबल चल रही है, आपसी झगड़ा है। और अब आप देखिएगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भी ये हाल होगा। मंत्रिमंडल के गठन में भी एक मत नहीं है, किसको मंत्री बनाना ये तय नहीं है, किसको हटाना ये तय नहीं है। और आपस की जो सिरपुटबल है, निश्चित रूप से वो आपके सामने दिखेगी। जब आपके पास 2/3 बहुमत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने फिर वही घुमा फिरा के उसी को लाए कि देखिए इसी प्रकरण में ऐसे ही हारे हुए को मुख्यमंत्री बनाने के सिलसिले में मैं याद दिलाऊं आपको, तत्कालीन इन्हीं मुख्यमंत्री जी का, बंगाल की मुख्यमंत्री जब बनी थी तब कहा था कि हारे हुए को मुख्यमंत्री बनाना संविधान विरुद्ध है। आज इनको भाजपा को संविधान नहीं दिखाई दिया। युवा पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का दूसरी बार सीएम बनने का बेशक गौरव प्राप्त हुआ है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के साथ ही चुनौतियों की चक्रव्यूह में खड़े नजर आ रहे हैं। चक्रव्यूह का सबसे पहला द्वार उपचुनाव की परीक्षा होगी। इसके बाद जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, बेलगाम नौकरशाही पर अंकुश लगाना, चुनावी वादों को पूरा करना, जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करना, सरकार और संगठन के मध्य समन्वय बनाना और सरकार में दायित्व का सही तरीके से बंटवारा हो सके, ये सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है।
देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। और इस वक्त इस पर हम लोग बड़ी चर्चा करेंगे और क्या कुछ इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में हलचल बना हुआ है। और इसके लिए इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के स्टेट हेड इंडिया वॉइस के अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश प्रेमी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुरेंद्र अग्रवाल इस वक्त प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए। सुरेंद्र अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। अवनीश, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। अवनीश, क्या चल रहा है इस वक्त उत्तराखंड में? सब कुछ तो अब तय हो गया कि पुष्कर धामी वहां के सीएम बनेंगे। बहुत जद्दोजहद, बड़ा सस्पेंस रखा गया, लेकिन ऐसा लग रहा था, हम लोग तो पहले ही बता चुके थे कि पूरी उम्मीद और पूरी तरह से चांसेस हैं कि पुष्कर धामी ही अगला सीएम बनेंगे। बन गए, मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन कैसा होगा इस बार? सब कुछ बदला कैसा लगेगा? देखिए, निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी बने हैं, मजबूती के साथ बने हैं, केंद्र सरकार के आशीर्वाद से बने हैं, तो निश्चित तौर पर जो मंत्रिमंडल होगा उसमें भी आपको एक अलग ही छवि दिखाई देगी। यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो बड़े चेहरे थे उनको शायद ड्रॉप किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे नाम जो कि अप्रत्याशित हो गए उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दूसरी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर हम देखें जातीय समीकरण के लिहाज से और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से, तो वो संतुलन बैठाने की कोशिश भी यहां पर निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी करेंगे। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि पुष्कर सिंह धामी ही इस मंत्रिमंडल को फाइनल करेंगे, ये शायद मुझे नहीं लगता। निश्चित तौर पर एक बार फिर इसमें केंद्र की दखलंदाजी होगी, पार्टी के बड़े नेताओं को देखना होगा और उसके बाद ही ये मंत्रिमंडल फाइनल रूप लेगा। हालांकि मैं अभी तक की बात करूं, कल 2:30 बजे शपथ ग्रहण होना है और जितने भी मंत्री हैं उनको कल ही शपथ दिलाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वो मंत्री कौन होंगे, अभी किसी के पास किसी तरह का फोन संगठन की तरफ से नहीं गया है। गौरी, फिर भी अवनीश, कुछ तो जानकारी मिल रही होगी कि इन्हें तो रखा जाना ही है, कुछ नए चेहरों को उसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि बहुत सारे वादे किए गए हैं चुनाव प्रचार के दरमियान, घोषणा पत्र के जरिए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एक मजबूत मंत्रिमंडल की जरूरत होगी पुष्कर धामी को। कुछ ऐसे नाम जो पुष्कर धामी के साथ कदम से कदम मिलाकर जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतारने की कोशिश सरकार की होगी। देखिए, अगर हम नामों की बात करें, जिलेवार हम बात करें, तो हरिद्वार में मदन कौशिक का नाम बड़े मजबूती के साथ है। लेकिन देखना होगा कि क्या मदन कौशिक मंत्री बनते हैं, क्योंकि लगातार सरकार जब तक रही है, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अहम पदों की उनकी जिम्मेदारी दी गई है, मंत्रिमंडल में भी वो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो इस बार मंत्री नहीं बनते, तो हरिद्वार की बात करूं, पंजाबी लॉबी से प्रदीप बत्रा हैं जो कि रुड़की से ताल्लुक रखते हैं, वहीं से विधायक बने हैं, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। रानीपुर से आदेश चौहान है, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर हम टिहरी की बात करें, टिहरी में अप्रत्याशित जीत बीजेपी ने हासिल की है और खास बात यह है कि बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर किशोर उपाध्याय टिहरी से जीते हैं, उनकी दावेदारी बनती है। सुबोध उनियाल पहले ही कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इस बार भी नरेंद्रनगर से जीते हैं, उनकी दावेदारी बनती है। खास बात यह है कि धनोल्टी से प्रीतम पवार, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, वो भी दावेदारों में शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर हम युवाओं की बात करें, तो जो देवप्रयाग सीट है, विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले जो कंडारी हैं वो वहां से विधायक बने हैं, उनकी दावेदारी यहां पर बनती है। और खास बात यह भी है कि अगर हम कांग्रेसी गोत्र की बात करें, तो सितारगंज से सौरभ बहुगुणा अपने आप में एक बड़ा नाम है, विजय बहुगुणा के वो बेटे हैं, वो भी अपनी दावेदारी यहां पर जता रहे हैं। अगर हम बात करें चंदन रामदास की, तो वो भी दावेदारों में शामिल है। महिला कोटे की बात करें तो महिला ब्राह्मण के तौर पर रितु खंडूरी का नाम बड़ी मजबूती के साथ सामने आ रहा है। अगर हम बात करें रेखा आर्य की, जो सोमेश्वर से विधायक है, उनका नाम बड़ी मजबूती के साथ लिया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार मंत्रिमंडल में हम देखें तो यशपाल आर्य या हरक सिंह रावत की बात करें, वो तो नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन उनकी जगह जो खाली हुई है, वहां पर भी निश्चित तौर पर भारी भरकम लोगों को सामने लाने की बातचीत हो रही है। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो वहां से धन सिंह रावत मजबूत नेता हैं, खाटी संघी का उनको माना जाता है, उनका नाम है। सतपाल महाराज चुबट्टा खाल से एक बार फिर जीते, भारी भरकम नाम है, हालांकि मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे, लेकिन उनका नाम ही चला, कहीं उनके नाम पर चर्चा नहीं हुई। वो मंत्रिमंडल में जगह पाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। और खास बात यह है कि 5 बार से लगातार डीडी हाट से चुनाव जीत रहे बिशन सिंह चुफाल को अगर सीट छोड़नी पड़ी
तो वो सीट छोड़ेंगे, नहीं तो अगर मंत्रिमंडल में उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल, ये वो तमाम नाम है। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं प्रेमचंद अग्रवाल की, वो भी अपने आप में एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने हैं जी। मतलब जो भी होना है कल तक हम लोगों को इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तय है कि इस बार चूंकि पुष्कर धामी पर जिस तरह से प्रचंड जीत बीजेपी की हुई, तो बीजेपी ने भी एक तरह से प्रचंड भरोसा किया पुष्कर धामी के ऊपर। लेकिन पुष्कर धामी तभी बेहतर काम कर पाएंगे जब एक बेहतरीन, बहुत ही मजबूत, बहुत ही कारगर मंत्रिमंडल बनकर तैयार होगा। इस वक्त सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। सुरेंद्र अग्रवाल जी, एक बात बताइए, आप लोग विपक्ष में बैठने के लिए जनता ने आपको मैंडेट दिया है। क्या लगता है कि उत्तराखंड में इस बार जो बीजेपी की तरफ से फैसला लिया गया पुष्कर धामी को सीएम बनाने का, क्या आप लोग को लगता है कि बहुत ही मजबूती के साथ अब सरकार बीजेपी की चल पाएगी? वैसे आप चूंकि कांग्रेस में हैं तो आपको क्यों अच्छा लगेगा ये, लेकिन फिर भी विपक्ष के तौर पर सरकार के साथ चलने के लिए कितना तैयार आप लोग अब हैं? देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का अपना महत्व होता है। जी जी जी। आज कोई सरकार में है, कल कोई और सरकार होगा। लोकतंत्र के दोनों जो है महत्वपूर्ण पहिए हैं। पक्ष वाले निश्चित से जनता ने जनादेश जो है वो भाजपा को दिया है जी, बहुमत के साथ दिया है। और ये भी सच है कि बड़ी भारी चुनौतियां नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सामने हैं। अपने चुनावी वादे पूरे करने, अपने घोषणाओं को पूरा करना, और जो उत्तराखंड का पिछला इतिहास भाजपा का रहा है कि वो 5 वर्ष तक जमे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, जिस प्रकार से 3-3 माह में 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का पिछला रिकॉर्ड है। तो अपने घोषणा पत्र पिछले 5 वर्ष पूर्व का जो घोषणा पत्र है वो लागू ना कर पाने का एक पुराना रिकॉर्ड जो धब्बा भाजपा के शासनकाल में भाजपा के ऊपर लगा है वो भी है। तो हम तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे पुष्कर सिंह धामी जी को कि वो 5 वर्ष तक मजबूती के साथ अपनी घोषणाओं को पूरा करें, जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें। जो केंद्र सरकार के समक्ष उत्तराखंड के जन सरोकार हैं, चाहे ग्रीन बोनस का मामला हो, चाहे 400 गांवों को विस्थापित होने का मामला हो, चाहे हमें आर्थिक पैकेज आपदा का हो, अन्य तमाम बिंदुओं के लिए हम शुभकामनाएं देंगे। मजबूती के साथ वो केंद्र में से अधिक धन या विकास के लिए ला सके। हमारे जो पेंडिंग इश्यूज हैं उत्तराखंड के साथ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ, लेकिन माना जा रहा है सुरेंद्र अग्रवाल जी के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, के साथ लगे। लेकिन माना जा रहा है, लोग इस तरह की बात भी कह रहे हैं, पता नहीं आप इस बात को कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा, कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी चुनौती है दरअसल पुष्कर धामी के लिए। केंद्रीय जो कैबिनेट बनाया जाएगा, जो मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, उसके तहत तो कई सारे काम होंगे, कई वादों को पूरा किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी करने देगी तब ना। क्या जी? तो गौरी शंकर जी, कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विरोध में रहने में चाहती है। हम चाहते हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग मजबूती के साथ अपने घोषणाओं पर अमल करें। हम नकारात्मक राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं करी। निश्चित रूप से जहां सरकार गलती करेगी, राज्य के हितों के साथ, जनता के हितों के साथ जहां कुठाराघात होगा, विपक्ष के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सरकार से उस पर सवाल करें, कटघरे में खड़ा करें। यदि सुधार हो सकता है सरकार को सुधार के लिए बाध्य करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जो जनता ने हमें जनादेश दिया उसके अंतर्गत। हम निश्चित रूप से शुभकामनाएं देने जाएंगे। कल शपथ ले रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं पूरी उनके साथ हैं कि वो 5 वर्ष तक डटे रहें और अपने जो घोषणाएं हैं, अपने जो वादे हैं उनको पूरा करें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। चलिए, बिल्कुल, मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। सुरेंद्र अग्रवाल जी, एक बार फिर से मैं अवनीश के पास आना चाह रहा हूं। अवनीश, एक बात बताएं, कल जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो जानकारी मिल रही कि कल कई मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हो जाएगा, 2:30 बजे जो कार्यक्रम का वक्त रखा गया है, लेकिन अभी से लेकर के कल 2:30 बजे तक एक सियासी सुगबुगाहट किस तरह की इस वक्त उत्तराखंड में बनी हुई है? कांग्रेस पार्टी ठीक है, विपक्ष में है, बहुत ही कम सीटों पर जीत पाई, इसके बावजूद सदन में, विधानमंडल में, विधानसभा की पटल पर कई सारे मुद्दों को लेकर किस तरह की स्थिति और किस तरह के हालात बनेंगे, थोड़ा सा बताइए अवनीश, अलग अलग मुद्दों पर। देखिए, पहले में आपने दो सवाल यहाँ पर किए हैं गौरी। पहली बात तो ये कि कल शपथ ग्रहण होगा
कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा इसका फैसला कल हो जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरे जो भव्य कार्यक्रम होगा उसमें प्रधानमंत्री अमित शाह, तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे, हरियाणा के, असम के, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। निश्चित तौर पर जब इतनी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है और पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है चुनाव हारने के बाद भी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन वहां बीजेपी के लिए भी है और पुष्कर सिंह धामी के लिए भी है। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी भले ही सत्ता में हो लेकिन विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है और कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि भले ही वो विपक्ष की भूमिका में हो लेकिन जनहित के मुद्दों को लेकर वो संघर्ष करेगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सदन के अंदर भी कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी या नहीं देगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। क्योंकि हारने के बाद जिस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं, चाहे वो हरीश रावत खेमा हो या प्रीतम सिंह खेमा हो, तो गुटबाजी अभी भी है। यानी कि इतनी बड़ी हार के बाद भी कांग्रेस यहां पर सबक लेती हुई दिखाई नहीं दे रही। अलग बयानबाजी है जो उनके कांग्रेस के ही नेता हैं, विधायक हैं, हरीश धामी, वो एक अलग बयान दे रहे हैं, जो मदन सिंह बिष्ट है वो एक अलग बयान दे रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एकजुटता सदन के अंदर दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी, ये अपने आप में देखने वाली बात है। सुरेंद्र अग्रवाल जी क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनको ये बात कहनी चाहिए कि सदन के अंदर भी मजबूती के साथ चीजों को उठाया जाएगा, विपक्ष की भूमिका में वो है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सदन के अंदर कांग्रेसी एकजुट होंगे या नहीं होंगे। जी अब ये सवाल मैं सुरेंद्र अग्रवाल जी से जरूर पूछना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसका जवाब मुझे पता है। लेकिन उससे पहले दो मेहमान और जुड़ चुके हैं। विशाल चौधरी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। विशाल जी स्वागत है आपका। रविंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। रविंद्र जी स्वागत है। आवाज आ रही है रविंद्र जी आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। रविंद्र जी बताएं, कल तो देखिए भव्य तैयारियां हैं, बड़ा सस्पेंस आप लोगों ने रखा है। ऐसा लग रहा था कोई थ्रिलर स्टोरी चल रही हो, कोई नॉवेल पढ़ा जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है कि नॉवल के आखिरी पन्ने में किस तरह से सस्पेंस खत्म होता है। लेकिन कर दिया आप लोगों ने कल। पुष्कर धामी वहाँ के सीएम बनने वाले। क्या लगता है कि पुष्कर धामी पर आप लोगों ने भरोसा इसलिए किया कि वो काबिल मुख्यमंत्री रहेंगे, या इसलिए आप लोगों ने किया कि बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे पुष्कर धामी का हाथ रहा, या फिर इसलिए कर दिया कि मुख्यमंत्री कोई भी हो सारा कुछ तो ऊपर से ही कंट्रोल होना है? बताइए। देखिए, मैं तो आपने एक साथ कई सवालों की बौछार कर दी, इसलिए सर बार बार कौन आया, इसलिए एक बार पूछ दिया। बताइए, पूरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः एक बार फिर मुख्यमंत्री होने पे उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और सवाल ये है कि नेतृत्व ने दोबारा ही क्यों चुना। तो आप एक बात को ऐसे समझे कि चुनाव से पहले जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी द्वारा या अन्य विपक्षी दलों द्वारा जो भ्रम जाल, जो नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा था, चाहे वो कोविड को लेके हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, तो ये सारे मुद्दे इन्होंने इतने भ्रामक तरीके से फैलाए, या फ्री का कुछ बांटने का हो। एक हमारे दिल्ली से भी एक अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने अपना कार्ड खिलाओ फ्री वाला। तो इन सब जनताओं के बीच में जो भ्रमक प्रचार किया, उसके कारण कहीं ना कहीं मैं देखता था चुनाव से पहले मीडिया भी कहीं ना कहीं उसमें इनके जो भ्रम में था, वो कहीं ना कहीं आके इस तरीके का हमें समझने लग गया था कि शायद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत चिंताजनक होगी। नहीं, मैं उधर मत जाइए, मैं एनालिसिस नहीं करना चाह रहा हूँ, सब कुछ हो गया। मुझे बताइए, छोड़ी रहने दीजिए, मुझे बताइए कि आप लोगों ने इतने ढेर सारे वादे किए हैं, उन वादों के लिए गंभीर हैं या फिर जीतने के लिए वादे कर दिए गए थे? आप कंपटीशन पूरी तरह से चल रहा था कि कांग्रेस ने वादा किया तो उससे बड़ा वादा मैं करूंगा, आम आदमी पार्टी ने वादा किया तो उससे बड़ा वादा मैं करूंगा। इस वजह से वादों का बड़ा अंबार लग गया है। कैसे, मतलब पुष्कर धामी का जो मंत्रिमंडल होगा, जो पुष्कर धामी की सरकार फिर से बन रही है, सारे वादों पर पूरी तरह से खरे उतर पाएगी? देखिए गौरीशंकर जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, आपने बीच में टोक दिया। मेरा कहने समय का कम मतलब रहता है ना सर, समय कम रहता है, जल्दी जिस तरीके का हमारे साथ वो किया गया था, उन सारी चीजों से निकल के
एक मुखिया के रूप में इन्होंने नेतृत्व जो दिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी रहे हो या संगठन पूरा रहा हो, तो उस आधार पे शायद कहीं ना कहीं धामी जी की पॉपुलैरिटी के कारण इनको सीएम पद के लिए दोबारा दिया। और रही जहां तक बात की जो वादे किए हैं, तो आने वाले निश्चित रूप से आप ये समझेंगे कि जितने वादे भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किए गए हैं पिछली सरकार द्वारा, वह आने वाले समय में निश्चित रूप से सारे के सारे पूरे किए। चलिए ठीक है, विशाल चौधरी के पास आ रहे हैं। विशाल चौधरी जी, आम आदमी पार्टी का रोल तो वैसे कुछ रहा नहीं उत्तराखंड में, ठीक है, आप लोग कहते हैं हार गए तो क्या हुआ, फिर से हम लोग अपने आप को मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूत होने के नाम पर अब किस तरह की राजनीति अब आप लोग करेंगे? क्योंकि बचा तो कुछ नहीं, तो सरकार पर क्या वैसे ही बिना सिर पर आरोप लगाते रहेंगे, घेरते रहेंगे, सड़क पर घेरेंगे, सदन में तो घेर नहीं पाएंगे चूंकि है नहीं आप लोग के पास कोई, तो सड़क पर घेरेंगे? क्या इससे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में मजबूत हो जाएगी, या फिर आप लोगों का संगठन हर दिन किसी न किसी तरीके से कमज़ोर होता जाएगा? कुछ है आप लोगों के पास पैरामीटर्स, रोड मैप, जिसके आधार पर आप कह सकें कि 5 साल हम लोग इंतज़ार कर लेंगे, पुष्कर धामी जो काम कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग अपना कुछ रास्ता निकालेंगे? बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड की देखती जनता को ये जो मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी का, उसका हम स्वागत करते हैं। और इस प्रकार एक बार धामी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा दोबारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पहनाया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जनहित के मुद्दों के आधार पे आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, और भविष्य में भी हम लोग विपक्ष के रूप में मजबूत भूमिका, चाहे हम सदन में नहीं है लेकिन सड़कों से लेकर हम प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सचिवों से लेकर हम मंत्रालयों तक अपनी आवाज को उठाएंगे और जनहित के मुद्दों पर पुरजोर तरीके से उत्तराखंड की जनता का हम हित में लगातार अपना आंदोलन करेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, देखिए कि अगर थोड़ी सी तुलना की जाए, आम आदमी पार्टी राजनीतिक रूप से उत्तराखंड में आप विफल मान रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ग्राफ राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़ चुका है। और मैं कहना चाहूंगा कि भव्य कार्यक्रम उत्तराखंड में होने जा रहा है, तो मैं अनुरोध करूंगा धामी जी से भी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से कि जिस प्रकार से पंजाब के अंदर 16 तारीख को शपथ लेने के बाद आप आएंगे, 10 को परिणाम आए, 16 को शपथ ली, और 4 दिन के अंदर जो दिक्कत वाली बात है भाई साहब, पहली कैबिनेट में उत्तराखंड पे डिबेट करता हूँ, आप लोग पंजाब की बात करने लगते हो। पंजाब का मुझे पता है, पंजाब का मुझे पता है कि भगवंत मान, भाई साहब सुनिए तो बात को सुनिए, ऐसे ही थोड़ी कुछ बोलोगे। भगवंत मान के लिए तो पहले से पूरा रोड मैप तैयार था, है ना, बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि भगवंत मान मरते दम तक पंजाब के सीएम बने। यूनिट बिजली 1 अप्रैल से जो वादा किया था, पहली घोषणा हमने कर दिया, 25,000 रोजगार की घोषणा हमने। अच्छा, थोड़ा समय खत्म है। अवनीश प्रेमी से एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा। अवनीश, एक बात बताएं, वादों का अंबार है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल कैसा होगा, मजबूत होगा, कमजोर होगा, बहुत कारगर होगा, इन बातों में जाने की जरूरत नहीं, कल तो पता ही चल जाएगा हम लोग को, लेकिन वादों का अंबार है। क्या हर वादों को पूरा करना आसान होगा पुष्कर धामी के लिए? वैसे बहुत ही गंभीर नेता लगते हैं पुष्कर धामी, बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जितना दिन भी उन्होंने काम किया बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, और लगता है शायद इसी वजह से बीजेपी ने भरोसा भी किया। क्या 5 साल का जो समय मिलेगा उनको, उस वक्त में जो वादों का जो अंबार लगाया गया उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से, एक बड़े बोझ की तरह नहीं लगता आपको कि किसी तरह से पूरा कर देना है, या फिर आराम से शनय शनय होता रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है गौरी कि समय जो है वो 5 साल का मिला है, लेकिन अगर हम बात करें चुनौतियों की और कामों की तो वो बहुत बड़ी उनके सामने है। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि उत्तराखंड लगातार ये मांग करता रहा है कि जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसमें वो जीते, लेकिन उसको वो कितना कारगर कर पाते ये देखने बात होगी। दूसरी बात यह है कि पहाड़ से पलायन लगातार हो रहा है, उसमें किसी तरह की कोई कमी अब तक नहीं आई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, तो उसको वो कितना कम कर पाते ये देखने वाली बात होगी। दूसरा यह है कि रोजगार अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है,
और यही कारण है कि उत्तराखंड से पलायन होता है। तो रोजगार की दिशा में धामी सरकार कितना बड़ा फैसला ले पाती है। हालांकि अगर हम पिछले दिनों की बात करें, जब मुख्यमंत्री धामी थे तो उन्होंने ये कहा था कि हजारों की तादाद में हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, उस पर प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन वो कितनी जल्दी पूरी हो पाती है ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। दूसरा ये कि टूरिज्म सेक्टर हमारे पास है जिससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। टूरिज्म सेक्टर में हम कितना बेहतर काम कर पाएंगे ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, हर सरकार, चाहे वो हरीश रावत गवर्नमेंट रही हो, पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट रही हो, सवाल होता है माइनिंग को लेकर, खनन को लेकर। हमारे पास उसके अच्छे रेवेन्यू सोर्सेज हैं, लेकिन हम उसका सही तरीके से दोहन नहीं कर पाते। हर मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगते रहे हो, चाहे हरीश रावत हो या धामी जी, कि खनन माफियाओं के साथ उनकी गठजोड़ है। इस बार कितनी अच्छी खनन नीति आ पाती है ताकि हमारे स्टेट को रेवेन्यू मिले, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। चुनौतियां भरी हुई हैं। सरकार में बहुत ज़्यादा फेरबदल की गुंजाइश नज़र नहीं आती है, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि उत्तराखंड में जनता से ज़्यादा नेता है और नेताओं की हर उम्मीदों पर, जनता की हर उम्मीदों पर खरा उतरना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती तो है ही। लेकिन एक मजबूत मंत्रिमंडल होगा, कारगर मंत्रिमंडल होगा और पॉलिटिकल विल पावर यदि अच्छा होगा तो सब कुछ किया जा सकता है। आप सब यहाँ पर आए, तमाम लोगों ने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।